दे दिया, बहुजनों को दे दिया सम्मान कांसी। ये है अनंतराव अकेला, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांशीराम और उनकी विचारधारा की सेवा में बिता दिया। कांशीराम का सबसे बड़ा योगदान था दलित समाज को एक राजनीतिक समाज में बदलना, जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने दलितों की राजनीतिक सत्ता पाने की चाहत को न सिर्फ हवा दी, बल्कि करके भी दिखाया कि ऐसा संभव है। प्रोफेसर बद्री नारायण जी सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में प्रोफेसर हैं और उन्होंने कांशीराम की जीवनी लिखी है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोगों को जोड़ते थे। उनका था बहुत व्यक्तिगत आपसे संबंध बना लेते थे, और व्यक्तिगत संबंध जो बनाते थे वो ऐसा नहीं कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, हम आपको सोशल इश्यूज पे, सामाजिक मुद्दों पे, पावर, स्टेट, पॉलिटिक्स, सोसाइटी की इतनी गहरी समझदारी उनके बातों में, छोटी छोटी बातों में उभरती थी। जैसे एक बार वो यहाँ पे जो इनका ऑफिस है, वो कोई मिलने गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपसे फलाने मिलना चाहते हैं वो लीडर। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊं, उसे मिलना है तो मेरे पास आए। तो उनको ये समझदारी थी कि हु एम आई, बिकॉज आई एम लीडर ऑफ द दलित कम्युनिटी, जो यहाँ की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। तो हम क्यों अपने को बेचने बाजार में खड़े हो जाएं? जिसको आना है, नरसिम्हा राव को आना है तो हमारे पास आए, हम क्यों जाएंगे नरसिम्हा राव से मिलने? ये ठसक नहीं थी उनमें, ये नहीं था। वो आपसे मिलने चले जाएंगे, किसी गरीब गुरबा से मिलने गांव-गांव में चले जाएंगे, लेकिन किसी बड़े नेता से अगर मिलना हो तो उनको तुरंत अपनी जो गरिमा, जो दलित शक्ति की गरिमा है, वो उनको एहसास हो जाती थी। कांशीराम ने पहले 1973 में सेव की स्थापना की, जिसके पीछे उनके एक सहयोगी के साथ हुई एक घटना ने बड़ा योगदान दिया। पहले कांशीराम पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, वो एक एम्प्लॉय थे, लेकिन वहां पर एक राजस्थान के दलित कर्मचारी थे, वहां काम करते थे। उनको एक छुट्टी जो कैंसिल कर दिया ना, फूले के नाम पर छुट्टी, तो उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उसके लिए उनको निकाल दिया गया जॉब से। तो कांशीराम ने उनकी लड़ाई लड़ी, उनके लिए लीगल सपोर्ट, उनके लिए चंदा करना, उनके साथ वो लड़ने लगे और तब रिस्टोर किया उस छुट्टी को। फिर बाद में वो छुट्टी लौटाई गई, वो छुट्टी होती है अभी भी उस डिपार्टमेंट में। तो वहां से उनकी पॉलिटिक्स शुरू होती है। तब उनको लगा कि अरे, जब ये कर्मचारी हमारे जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमें हक नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बामसेफ के संगठन को वहां पर पुणे से ही ब्रीफ करना शुरू किया, और वो साइकिल से चल चल के लोगों से मिलने जाते थे। कई बार साइकिल में हवा भराने का पैसा नहीं होता था, तो पैसा कोई दूसरा बामसेफ का साथी उनको देता था, या कोई होटल वाला दे दे। तो ऐसे कर करके कई बार साइकिल चोरी हो गई, बैठ के बतिया रहे हैं। अच्छा, बतियाते बहुत थे वो, मतलब वेरी गुड टॉकर। ट्रेन में चलते थे, थर्ड क्लास में चलते थे, कई बार टिकट होते थे, कई बार नहीं होते थे। किसी तरह से वो जा करके घूम घूम करके, और अपने साथ एक बक्सा रखते थे, वो टीन का बक्सा होता था छोटा। उस बक्सा में कुछ किताबें होती थी जो अम्बेडकर और दलित आंदोलन पर, छोटी छोटी बुकलेट्स, वो उसके बड़े वो प्रशंसक थे। कहते थे कि इन्हीं साहित्य से मैं बना हूं, ये जो छोटे छोटे बुकलेट्स। दलितों के साथ हुई किसी जाति को वो शुरू से ही बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। कांशीराम पर एक किताब लिखने वाले SS गौतम उनके शुरुआती दिनों की एक घटना बताते हैं। एक बार कांशीराम रोपड़ के एक ढाबे में गए। वहां उन्होंने खाना खा रहे कुछ जमींदारों को जोर जोर से शेखी बघारते हुए सुना कि किस तरह उन्होंने खेतों में काम कर रहे दलितों को सबक सिखाने के लिए उनकी पिटाई की। ये सुनते ही कांशीराम का खून खौल उठा और वो इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने एक कुर्सी उठाई और उससे जमींदारों को पीटने लगे। इस चक्कर में कई मेजें पलट गईं और उन पर रखी सभी प्लेटें चकनाचूर हो गईं। कांशीराम का मानना था कि दलित और दूसरी पिछड़ी जातियों की संख्या भारत की जनसंख्या की 85% है, लेकिन उन पर 15% सवर्ण जातियां शासन कर रही हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी तो बना डाली, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज कर पाना इतना आसान काम नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व नेता AR अकेला बताते हैं, 1985 में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव BSP लड़ रही थी,
तो कांशीराम जी ने कहा था कि हम पहले इलेक्शन में हारेंगे, दूसरे इलेक्शन में हराएंगे और तीसरे इलेक्शन में जीतेंगे। जब वो सत्ता की बात कर रहे थे, हम इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं, तो हुक्मरान बनाने के लिए लोकतंत्र में जिसके वोट ज्यादा होते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, उनको हुक्मरान होना चाहिए। लेकिन ये देश में 15% लोग, सवर्ण लोग 85 लोगों पर शासन कर रहे हैं, ऐसा उनका संबोधन हर सभा में तकरीबन होता था। और उन्होंने नारा लगाया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने एक नारा और लगाया था कि जो बहुजन की बात करेगा और वो दिल्ली से राज करेगा। कांशीराम की मायावती से पहली मुलाकात 1977 में हुई थी। उस समय वो सिर्फ 21 साल की थी और एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही थी और साथ ही IAS के लिए तैयारी भी कर रही थी। दिल्ली में एक मीटिंग थी वल्लभ भाई पटेल हाउस के आसपास किसी हॉल में, और उसमें मायावती बहुत ही फायरी स्पीच उन्होंने सुना, तो मायावती से बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद उन्होंने अपने साथ एक और साथी को लेकर के मायावती के घर गए। जब पहुंचे तो मायावती के लिए तो बहुत बड़ी बात, उस समय भी कांशीराम का जो मूवमेंट शुरू के दिनों में था, तो उनके लिए तो था कि भाई तो कांशीराम आ गए, बहुत बड़ी बात थी। एकदम वो विचलित, साहब यहाँ बैठे कि साहब कहाँ बैठे, साहब क्या पिए, साहब क्या खाएं, लाइक दैट। उन्होंने पहले पूछा मायावती से कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो उन्होंने बोला हम IAS बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि IAS बन के क्या करोगी? कहा कि IAS बनेंगे तो लोगों का भला भी करेंगे, शासन भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ऐसा पद दे देंगे जिसमें बहुत सारे IAS तुम्हारे आसपास घूमेंगे, तुम एक नेता बनो, दलित समाज का काम करो, तब उसमें ज्यादा तुम दलितों के लिए काम कर सकती हो। फिर तब तक पिता उनके आगे चाय उनको दिया गया। अच्छा, चीनी विनी पहले बहुत देते थे वो, और चीनी ले तो और चीनी मायावती लाई और दिया गया उनको, पिया उन्होंने। फिर उसके बाद पिता से उन्होंने कहा कि बेटी को हमें दे दो। पिता ने सहमति नहीं दी तो उन्होंने टाला बात को, लेकिन मायावती ने अपने पिता की बात नहीं मानी, यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पार्टी ऑफिस में आकर रहने लगी। मायावती परिवार से अलग होकर लड़ के अलग हुई और पार्टी ऑफिस में जाके उनके बगल के कमरे में रहने लगी। मायावती ने उसका भी बहुत वर्णन किया है कि कैसे उस समय क्या हमारे स्ट्रगल्स थे, किस तरह से लोग सोचते थे, कैसे एक लड़की का रहना उस समय कितनी बड़ी बात होगी, घर छोड़ के जाना। वो किराए पे चाहती थी कि कमरा लेके रहें, लेकिन किराए का उतना पैसा नहीं था, तो पार्टी ऑफिस में रहना मजबूरी हुई उनकी। बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी दोनों में, ये जो बिल्डअप हुआ, और उनको पता था ये पोटेंशियल की ये कहाँ जाएगी। कांशीराम ने 1988 में इलाहाबाद से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। वो जीते नहीं, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ 68,000 से अधिक वोट ले गए। लेकिन उनका राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था जब उन्होंने 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अभय कुमार दुबे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में प्रोफेसर हैं और कांशीराम के राजनीतिक जीवन पर उनकी नजदीकी नजर रही है। कांशीराम की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि उनके अपने जमाने में जब वो जीवित थे, वो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठजोड़ था, जो कि उन्होंने 1993 में किया था। मुलायम सिंह के साथ जो उन्होंने गठजोड़ किया था, उस गठजोड़ के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव में हरा पाए, जबकि कोई कल्पना भी नहीं करता था कि भाजपा चुनाव में हारेगी बाबरी मस्जिद टूटने के बाद में। मैं समझता हूँ वो उनका बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उसी उपलब्धि को धीरे धीरे करके उन्होंने बड़ी कुशलता से आगे बढ़ाया, और वही उपलब्धि बाद में विभिन्न घटनाक्रमों से गुजरती हुई और विकसित होती हुई 2007 की मायावती के पूर्ण बहुमत में निकली। आप देखिए मायावती का पूर्ण बहुमत भी कैसे बना। वो नहीं बन सकता था अगर बहुजन थीसिस उसके पीछे न होती, अगर मायावती को अति पिछड़ों ने वोट न दिया होता, अगर मायावती को गरीब मुसलमानों ने वोट न दिया होता, अगर मायावती को 100 दलित वोटों में से कम 80 दलितों ने अगर मायावती को वोट न दिया होता, यानी एक दलित राजनीतिक समुदाय न बना होता, और साथ में जब इतना जबरदस्त बहुजन समुदाय बन चुका था तो उसके दबाव में कुछ ऊंची जातियों ने भी मायावती को वोट दिया, क्योंकि वो भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे, और उसमें 17% ब्राह्मणों ने मायावती को वोट दिया। उससे ये साबित हुआ कि अगर मायावती को उनका बहुजन समाज अगर कायम रहे और दलित समाज पे उनकी पकड़ बनी रहे, तो ब्राह्मण
और ऊंची जातियों का अगर थोड़ा सा वोट और उन्हें मिल जाए तो वो उत्तर प्रदेश में आसानी के साथ बहुमत बना सकती हैं। बाद में इन्हीं कांशीराम ने बिना पलक झपकाए समाजवादी पार्टी की धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 बार साझा सरकार बनाई और कांग्रेस के साथ भी चुनावी गठबंधन किया। नतीजा ये हुआ कि उन पर अवसरवाद के आरोप लगे। देखिए, जिसको हम लोग पेजोरेटिवली या नीची निगाह से हम लोग कहते हैं अवसरवाद, कांशीराम की निगाह में वो एक खूबी थी। कांशीराम गर्व से कहते थे कि हम अवसरवादी हैं। हम इसलिए अवसरवादी हैं कि हमें अवसर मिले ही नहीं है, हमें जो अवसर मिलेगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और आप ध्यान कीजिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कांशीराम से गठजोड़ करने के लिए मजबूर हुई और कांशीराम ने अपने गठजोड़ों के जरिए भाजपा को पराजित किया। देखिए, भाजपा के हमेशा ज्यादा विधायक होते थे और बसपा के पास कम विधायक होते थे। उसके बावजूद भी भाजपा को मानना पड़ता था कि बसपा का मुख्यमंत्री होगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि उस राजनीति में हमेशा ही कांशीराम का हाथ ऊपर रहता था और 170 से ज्यादा विधायक लेके आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी होती थी उत्तर प्रदेश में, उसका हाथ नीचे रहता था। जब उन्होंने कांग्रेस से दलित वोट छीन लिए तब कांशीराम ने एक विख्यात वाक्य कहा था कि अभी तक मैं कांग्रेस की तरफ ध्यान दे रहा था, अब वो नष्ट हो गई है, अब मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ ध्यान दे रहा हूं। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि ये जो आरोप लगाया जाता है कांशीराम पे कि वो भाजपा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, दरअसल उन्होंने भाजपा के साथ जितने बार हाथ मिलाया उतने ही बार भाजपा कमजोर हुई। दिलचस्प बात यह है कि एक बार उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाने की भी पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वाजपेयी जी ने उनको ऑफर किया था कि आपको राष्ट्रपति बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति क्या, तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो उनको कोई बरगला नहीं सकता था, चाहे वो कोई भी हो। राष्ट्रपति बना के आप उनको चुपचाप बैठा दीजिए, तो वो उस तरह के नहीं थे। वो तो सत्ता के डिस्ट्रीब्यूशन चाहते थे। गुरु किल्ली शब्द का इस्तेमाल करते थे पंजाबी में, जिसको सत्ता की कुंजी है, यानी स्टेट पर कब्जा जरूरी है क्योंकि ये सत्ता की पावर की कुंजी है। तो उनका मानना था कि स्टेट पर कब्जा का मतलब ये नहीं कि आप राज्यपाल होकर शेयरिंग बैठ जाइए। तो कहते थे कि दलितों ने पिछले दिनों बहुत सारे चमचा नेता पैदा किया, जो कांग्रेस के साथ जो दलित लीडर्स थे उनको चमचा कहते थे, कि जो कभी भी जिनको 5 सीट दे दे तो भी तैयार खुश हो जाते हैं, 10 सीट दे दे तभी खुश हो जाते हैं। उनको ये दलितों की अपनी पार्टी होनी चाहिए जो बिना बोले। यूं तो कांशीराम अंबेडकर को अपना गुरु कहा करते थे, लेकिन दोनों की राजनीतिक सोच में खासा फर्क था। अंबेडकर ने जहां आरक्षण, जातिवाद के विरुद्ध और मंदिरों में दलितों को घुसने देने के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई, कांशीराम इन मुद्दों पर ज्यादा नहीं बोले। अंबेडकर सुटेड बुटेड, वो आए थे बाहर की यूनिवर्सिटीज से पढ़ के, और वहाँ की जो ड्रेस कल्चर है और वो साहेबपन उनमें था। लेकिन इनका जो था, पंजाब के कॉलेज में पढ़े, बहुत ही सहज शर्ट पैंट, जूता आपने देखा ही है, कई बार वो टायर का भी जूता होता था, मतलब बहुत सामान्य जूता भी होता था, कई बार अच्छा जूता भी होता था। प्रायः रेगर पूरा से जूते खरीदते थे वो, मतलब वो जूते कहीं कोई ब्रांडेड जूते नहीं होते थे। वो बहुत ही, ये जो वहाँ की बस्तियों के लोग जो बनाते हैं, उनके अपने साथियों के लोग, साथी लोग, वही लोग से वो लेते थे और मुफ्त में नहीं लेते थे, पैसा देते थे। और अंबेडकर का पूरा व्यक्तित्व तो बहुत टाइट स्टिफ था और उनमें स्टिफनेस व्यक्तित्व में नहीं थी। तो अंबेडकर से कई मामलों में बहुत फर्क थे, जैसे विचार में भी, और जैसे उनका जो एनालिसिस ऑफ कास्ट है, तो कहते थे कि एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि भारत में कास्ट खत्म नहीं हो सकता और उसको खत्म अगर करना है तो कास्ट से ही कास्ट को काटना पड़ेगा, जाति से जाति को काटो। ये एकदम अंबेडकर से अलग तरह की विचार थी। अंबेडकर बहुत मोरल पॉलिटिक्स के पक्षधर थे और ये बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के पक्षधर थे। यानी इनका ये था कि दलितों को शक्तिवान करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर। जैसे एक बार उन्होंने बीजेपी के साथ, जब बीएसपी का अलायंस बना, तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, आप तो इतना आपका रेडिकल स्टैंड है और एंटी हिंदुत्व और एंटी। उन्होंने कहा देखो, वो अभी भी हमारा है और वो हमारा रहेगा, लेकिन मेरा मानना है देखना, हम बीजेपी को खत्म कर देंगे। बीजेपी इस अलायंस में बनेगी तो उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा, फायदा हमें मिलेगा। और हुआ, आपने देखा, उसके बाद बीजेपी ऐसी खत्म हुई कि आज तक रिकवर नहीं कर पाई, अब शायद कर ले। बहुजन आंदोलन को उस समय बहुत बड़ा धक्का लगा जब 2003 आते आते कांशीराम गंभीर रूप से बीमार हो गए। उस समय उनकी शिष्या मायावती ने उनका बहुत ख्याल रखा। हालांकि इस पर बहुत विवाद हुआ जब उन्होंने कांशीराम के परिवार वालों को उन्हें अपने यहाँ नहीं ले जाने दिया। अंत उनका अच्छा नहीं हुआ, बहुत बीमार तो पहले ही हो गए थे, जो
एक बार ट्रेन से जा रहे थे, उस ट्रेन में ही अटैक हो गया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और फिर उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए। तो उस समय एकदम स्मृति लोप हो चुका था, डिमेंशिया था, पहचानते नहीं थे लोगों को। एक्शन से जब बहुत आप उनको हिला के अगर कुछ बात कहें तब वो जाकर के आंखों से उनके आंसू आने लगते थे। फिर वो मायावती अपने घर ले गई क्योंकि उनको लगा कि हॉस्पिटल में ठीक से केयर नहीं हो रहा है, वहाँ ज्यादा केयर होगा। भाइयों ने उसका विरोध किया। मतलब उनका लास्ट जो दिन है अपने लिए दुखद रहा और वो एक बड़े डिस्प्यूट में फंस गए। मायावती वर्सेस उनका परिवार दोनों लड़ने लगे कि वो लोग अपने साथ ले जाना चाहते थे, ये अपने साथ रखना चाहती थी। उसको उन लोगों ने मीडिया में एक अलग तरह से प्रोजेक्ट किया, लेकिन मायावती ने बहुत, आप समझिए उनकी सेविंग से लेकर के और उनका नहलाना, फिर उनका बाल झाड़ना, वो इस तरह से जैसे कोई अपने उसका सेवा करता है पिता का। लोग उसमें मिर्च मसाले देखते हैं, लेकिन मिर्च मसाले छोड़ के अगर आप उसके भाव पक्ष पर आए उस संबंध के, तो भाव पक्ष बहुत सबल था। वो भी बहुत केयर करते थे। एक बार वो कलकत्ता में एक रैली थी और काशीराम जी मायावती दोनों गए थे। काशीराम जी पूरे दिन 2 दिन काम करते रहे उस रैली को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मायावती भी लगी हुई थी। तो रात में मायावती कमरे में सो रही थी और वो बाहर बैठ के लिख रहे थे। उनको रात में फिर 3 बजे कहीं और जाना था, निकलना था, ट्रेन पकड़ना था या फ्लाइट लेना था, कुछ था। तो कोई आया, वो मायावती से मिलना चाहता था, कोई मीटिंग के ही बारे में। तो उन्होंने कहा देखो अभी वो सो रही है, वो इतनी थकी हुई है, उसको तुम डिस्टर्ब मत करो, तुम्हें जो प्रॉब्लम हो वो तुम हमसे डिस्कस कर लो और काम को आगे बढ़ाओ। वो मायावती को ये नहीं चाहते थे कि जग जाए और जग के वो परेशानी हो, और अपने रात भर जगे और जग के फिर निकल गए मीटिंग के लिए। सामाजिक क्षेत्र में कांशीराम दलितों के लिए भले ही ज्यादा कुछ न कर पाए हों, लेकिन उनकी राजनीतिक इंजीनियरिंग का ही फल था कि दलितों ने पहली बार अकेले ही राजनीतिक सत्ता का स्वाद चखा। हाथ जिनके कांपते थे और वोट करने के समय, और रास्ते उनके किए, रास्ते उनके किए आसान कांसी राम ने, रास्ते उनके किए आसान कांसी राम ने।